आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक क्यों ना कैसी वीडियो बना जाए जिससे कि हर किसी को सही से एकदम समझ में आ जाए। इसलिए मेरा इसमें इस वीडियो में यही कोशिश है कि आप लोगों को एकदम सही से समझ में आए। ट्रायंगल चैप्टर 6 है, क्लास 10 के मैथ है। तो आइए शुरू करते हैं कि पहली बात समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है ना। त्रिभुज क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा, बड़ा सिंपल इसका परिभाषा है। क्योंकि इसके बिना हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कतें हो जाएगी हमें। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक। मेरा तीन इसमें जो मैंने ऐसे कर दिया है, ये इधर से आएगा, आप लोग सही कर लेना। बस मेरा मोटिव है कि आप लोग को सही से समझ में आए। ठीक। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब आपको पता होगा, जैसे कि मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है। तो आपको पता होगा, मान लो ये है, ये बी है, ये सी है। तो आपको पता है शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, पता है आपको। तो शीर्ष हमारा हो गया ए, ये वाला और ये वाला, बी और सी, ए बी सी। अब इसी तरह भुजा हमारा क्या हो गया, मतलब साइड्स, है ना। साइड्स ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी। इसी प्रकार आप कौन भी जानते होंगे। तो हमारा कौन क्या हो गया? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे? एंगल बी ए सी या फिर सी ए बी, मतलब बी ए सी, मतलब जो है ना, ये बीच वाला होना चाहिए। ये एंगल जो जिस एंगल को लिखेंगे वो एंगल होना चाहिए बीच में, उस तरह। अब एंगल को बी को लिख रहा हूँ मैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखो बी यहाँ पे बीच में है ना, तो मतलब ये एंगल बी है। अब मुझे लिखना है एंगल सी, तो कैसे लिखूंगा मैं? एंगल ए सी बी या फिर बी सी ए, एंगल बी सी ए, ऐसे। देखो ये बीच में, ये आपको पहले भी पता होगा। ठीक है। अब हम पहले 9th क्लास के एक टॉपिक के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम 10th क्लास के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 9th क्लास में एक टॉपिक था सर्वांगसम आकृतियाँ, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं, यानी कि सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं? आप यहाँ पे देखिए, देखिए सर्वांगसम आकृतियाँ कब कही जाती है? दो आकृतियाँ सर्वांगसम कही जाती है जब उनके समान आकार हो, मतलब सेम शेप हो, तथा समान आमाप हो, यानी कि सेम साइज हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि समान आकार क्या होता है, तो समान आमाप क्या होता है, मतलब सेम शेप क्या होता है और सेम साइज क्या होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, मैंने एक त्रिभुज लिया, और फिर से मैंने एक त्रिभुज लिया बड़ा वाला। देखिए इसमें क्या है, ये ए है, बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर है। अब देखो इसमें क्या है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें देखो पहली बात, शेप तो सेम है, शेप मतलब दोनों का आकार सेम है ना। क्योंकि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। पर साइज देखो ना, साइज क्या है, ये छोटा साइज में, ये बड़े साइज में है। अब समझ में आ गया आपको कि सेम सेम शेप में क्या अंतर होता है और सेम साइज में क्या अंतर होता है। शेप मतलब दोनों एक ही तरह के हो, अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, अगर ये वर्ग होगा तो ये भी वर्ग होना चाहिए। और साइज में क्या समझ में आ गया कि बड़ा या छोटा हो सकता है। अब आगे देखो, तो समझ में आपको इतना आ गया होगा कि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम शेप और सेम साइज, सेम साइज। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो जैसे कि एक त्रिभुज लिया मैंने, ए बी और सी, ये भी 3 cm का है, ये भी 3 cm का है,
और ये भी 3 cm का है। एक और त्रिभुज मैंने लिया सेम साइज और सेम शेप का, ये हो गया हमारा P, ये Q और ये R। ये भी 3 cm का है और ये भी 3 cm का है और पी क्यू भी 3 cm का है। अब बताओ मुझे, ये 3 है, बी नहीं है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि क्या ये आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सेम शेप हो और सेम साइज हो। अब देखो यहाँ पे पहली बात शेप भी सेम सेम है क्योंकि ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखो क्या साइज भी सेम, साइज भी सेम है। हाँ जी, साइज भी सेम है क्योंकि सारे भुजा 3-3 cm का है, इसका भी सारे भुजा 3-3 cm का है। तो मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सर्वांगसम के लिए सेम शेप होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। अब देखो मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लिया कि एक लाइन है ए बी 5 cm का और दूसरी लाइन है सी डी 5 cm का। तो ये भी आपस में सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन है तो मतलब शेप समान हो गया, शेप सेम हो गया और साइज भी सेम है। कैसे? क्योंकि ये भी 5 cm का, ये भी 5 cm का है, तो मतलब आपस में ये सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम का सिंबल आपको पता ही होगा, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देखो ये हमारा सर्वांगसम था, तो मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, ये होता है सर्वांगसम का साइन। देखो ये होता है सर्वांगसम का साइन, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। ए बी सी सर्वांगसम किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के, तो त्रिभुज पी क्यू आर के आपको ऐसे लिखना है। अब देखो लाइन ए बी सर्वांगसम है लाइन सी डी की, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? तो ए बी सर्वांगसम है सी डी के, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। तो ये सर्वांगसम का साइन हो गया। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वृत्त लिया, इसकी त्रिज्या है 2 cm, और एक मैंने वृत्त लिया सेम शेप का, ये भी 2 cm है। छोटा बड़ा इसमें दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको अंतर नहीं करना। बस मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि त्रिज्या मतलब सेम सेम मैंने शेप लिया है और सेम सेम मैंने साइज लिया है। इसकी त्रिज्या भी 2 cm है, इसकी भी त्रिज्या 2 cm है और शेप भी उतनी जितना बड़ा है, ये भी उतनी बड़ा है। तो ये भी आपस में क्या होगा? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि साइज भी सेम है 2 cm और शेप भी वही है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, है ना? इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी। तो वृत्त ए सर्वांगसम है वृत्त बी, ऐसे आपको लिखना है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं कि सर्वांगसम किसे कहते हैं, तो सर्वांगसम आकृति उसे कहते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, मतलब बिल्कुल भी जगह ना छोड़े। जैसे कि देखो मैं आपको एक चित्र से समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पे देखो ये दो त्रिभुज है, ये आपस में सर्वांगसम है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये दो त्रिभुज है, देखो दिख रहा है ना आपको, ये सर्वांगसम। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेता है। देखो ढक लिया ना, जगह बच रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं बच रहा। देखो बच रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, ये पूरी तरह ढक लिया है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये ढक ले पूरी तरह से एक दूसरे को, तब बोलेंगे कि हाँ ये आपस में सर्वांगसम है और बिल्कुल भी जगह नहीं बचना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो एक बड़ा त्रिभुज लिया मैंने और एक छोटा लिया मैंने, ठीक है। क्या ये आपस में सर्वांगसम है? क्या ये? नहीं, ये आपस में सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ढक तो ले रहा है पर जगह बच जा रहा है ना, इसलिए सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप कहलाएगा। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पहले आप सर्वांगसम समझिए कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो सर्वांगसम उसे कहते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले और जगह बिल्कुल ना बचे, ठीक है ना। इसका मतलब साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। अब देखो 9th क्लास के त्रिभुज की सर्वांगसमता नियम के बारे में पढ़े होंगे, तो कौन कौन से वो नियम थे वो हम लिख लेते हैं पहले, है ना। तो हमारा पहला नियम था SAS सर्वांगसमता, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम। और दूसरा हमारा क्या था? SSS सर्वांगसमता, मतलब भुजा भुजा भुजा। और थर्ड था ASA
सर्वांग समता मतलब कौन भुजा कौन, हमारा 4 था RHS। ठीक है, तो ये हमारे 4 नियम थे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। और आपने एक क्लास 9th में एक और चीज़ सीखी होगी कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है ना। तो आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि यदि है ना, क्या लिखा मैंने, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, इसे ही बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। अब देखो, हम इसी को क्या बोलते थे 9th क्लास में, सिम्प्लिसिटी से निकालते थे यही चीज़ हम। मान लो कि अगर ये त्रिभुज कोई सर्वांगसम होता था तो हम क्या करते थे, सिम्प्लिसिटी से निकालते थे कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर बराबर और इक्वल। अब देखो, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तो इसे कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगे। वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम या तो देख के पता करेंगे पहली बात कि ये, पहली बात ना कि सीख लो कि संगत कोण और संगत भुजा किसे कहते हैं। भाई संगत भुजा मतलब होता है आमने सामने की भुजा, और संगत कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। अगर मैं बात करूं संगत भुजा की, तो मान लीजिए कि इस संगत भुजा के बराबर कौन सी संगत भुजा होगा, कौन सी संगत भुजा होगा, तो PS होगा। P क्यों होगा, देखो P क्यों, इसके सामने का भुजा कौन सी है, इसकी ये वाली है, और इसके सामने की भुजा ये वाली है, और एंगल AC सॉरी भुजा AC के सामने की भुजा भुजा PR है ना। मतलब इसके सामने वाली भुजा ये वाली है PR। तो समझ में आ गया ना कि संगत भुजा किसे कहते हैं, मतलब आमने सामने वाली भुजा, मतलब AB PQ और BC QR और AC PR। तो ये हमारा हो गया आमने सामने की भुजा। अगर मैं संगत कोण की बात करूं तो एंगल A एंगल P के बराबर, मतलब इसके सामने की भुजा ये वाली है, और एंगल B इस कोण के, इस संगत कोण के बराबर है एंगल Q, और इस संगत कोण के बराबर है एंगल R, मतलब एंगल C बराबर एंगल R। सिंपली में बात करें तो एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R, तो इसे कहते हैं संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है ना। अब ये तो हमने देख के पता कर लिया भाई कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो देख के मैंने पता कर लिया कि एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि त्रिभुज ना उल्टा सीधा दिया होता है, उल्टा सीधा दे रखा होता है, तो उसमें हम देख के पता नहीं कर पाते कि कौन कौन से इसके एंगल बराबर होंगे और कौन कौन से इसके साइड्स बराबर होंगे, है ना। तो बिना देखे भी हम पता कर सकते हैं कैसे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट है सर्वांगसम है तो इसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होंगे। मतलब आपको यहीं से पकड़ लेना, अगर सर्वांगसम है ना, यहीं इतना बोल दिया ना काफ़ी है, आपको यहीं से पकड़ लेना है कि अगर ये सर्वांगसम है तो मतलब एंगल B के बराबर होगा। मतलब ऑर्डर वाइज आपको जाना है, ऑर्डर वाइज आपको जाना है। एंगल A बराबर एंगल P, और एंगल B बराबर एंगल Q, और एंगल C बराबर एंगल R, तथा इसी तरह भुजा के बारे में कर लेंगे AB
बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, और बी सी बराबर क्यू आर, और इसी तरह ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। देखो मैंने चित्र देखा भी नहीं, और यहीं से मैंने पकड़ लिया कि इसके बराबर हो। आप देख लो, आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर, है ना। तो आपको यहीं से ऐसे पकड़ लेना है, चित्र आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको मैं। देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो कि एक त्रिभुज ऐसा है, ठीक है, और एक और त्रिभुज है, वो कैसा है, ऐसा है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी, और ये पी, और ये क्यू, और ये आर। अब मैंने बोला कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सर्वांगसम है, मतलब त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, मतलब इसके संगत भुजा और संगत कोण यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर होंगे। तो चित्र देख के तो हमें पता लग ही नहीं रहा कि कैसे कौन कौन से इसके संगत कौन से होंगे। संगत कोण मतलब सामने की भुजा, सामने की कोण, और संगत भुजा मतलब सामने की भुजा। अगर मैं संगत भुजा की बात करूँ ए सी, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला के बराबर है, और ये वाला के बराबर है, और ये वाली भुजा बी सी भुजा आर क्यू के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो आपको यहीं से पकड़ लेना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब से कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर होंगे। देखो कैसे, ए एंगल पी के बराबर, एंगल ए बराबर एंगल पी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर। देखो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल क्यू। पहले मैं क्या लग रहा था कि एंगल बी एंगल आर के बराबर है, लेकिन देखो क्या निकल रहा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो इससे हमें पकड़ना होता है, ये हमें बहुत मैटर, ये हमारा ऑर्डर बहुत मैटर करता है। बस कॉन्ग्रुएंट में हमारा जो ऑर्डर होता है वो हमारा बहुत मैटर करता है। सिमिलैरिटी में मैटर नहीं करता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में मैटर करता है। और सिमिलैरिटी में आपको बाद में पढ़ाऊँ क्या होता है, पहले कॉन्ग्रुएंट के बारे में सही से समझते हैं, एकदम अच्छे से समझना आपको, ठीक है ना। इसी तरह आप साइड्स के बारे में बात करते हैं, संगत भुजा क्या क्या होंगे इसके। तो देखो, तथा ए बी बराबर पी क्यू, ए बी भुजा किसके बराबर है, इस वाले के पी क्यू के बराबर है, और इस वाले भुजा, इस वाले ट्रायंगल के भुजा बी सी, इस वाले के ट्रायंगल के भुजा क्यू आर के बराबर है, मतलब बी सी बराबर क्यू आर। और इसी तरह ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। देखो ए बी बराबर है, देखो ए बी बराबर किसके हैं, पी क्यू के, पी क्यू। हमें पहले क्या लग रहा था कि ए बी बराबर है पी आर के, ऐसा लग रहा था ना, लेकिन देखो इसमें निकला क्या हमारा, ए बी बराबर पी क्यू, और बी सी बराबर, मतलब बी सी बराबर क्यू आर, यानी कि ये निकला। देखो तो आपको इसी से पकड़ना है, आपको चित्र देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहले एक बात और समझ लो, अब हमें समझ में आ गया कि सर्वांगसम आकृति के लिए सेम साइज और सेम शेप होना चाहिए। और अगर मैं त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो क्या होना चाहिए, अगर वो कॉन्ग्रुएंट तो उनकी संगत भुजा बराबर होगी और संगत कोण बराबर होंगे। इतना बात अपना यहाँ तक अभी सीख लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है समरूप आकृतियां, जिसको आपको वेट था, है ना। समरूप आकृतियां मतलब सिमिलर फिगर। भाई ये क्या होते हैं, अब देखो। तो अब आप पहले ये सीखो कि दो आकृतियां समरूप कब कहलाती है ना। तो दो आकृतियां समरूप कब कहलाती है ना। दो, तो इसका आंसर है कि दो आकृतियां
दो आकृतियां समरूप कहलाती है यदि, पहला कंडीशन है समान आकार का हो, मतलब सेम शेप, बस। और अगला कंडीशन हमारा क्या है, परंतु यहाँ पे एक और चीज लिखो, परंतु सेम साइज, यानी कि क्या चीज, समान समान आमाप होना परंतु सेम साइज यानी कि समान आमाप होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो सिमिलर फिगर्स कहलाएगी। मतलब कॉन्ग्रुएंट में आपने क्या सीखा था, आपने कॉन्ग्रुएंट में सीखा था कि साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, शेप भी सेम हो। पर इसमें क्या कंडीशन है, इसमें सिर्फ केवल शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। जैसे देखो, आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो कि ये वर्ग है, मान लो ये वर्ग है, ऐसा लग रहा है आयत है, लेकिन मान लो कि फिलहाल ये वर्ग है, ठीक है। और एक छोटा वर्ग मैंने लिया है, ठीक है ना। देखो दोनों वर्ग है, पहले मैंने बोल दे रहा हूँ, पहले वर्ग, ये दोनों वर्ग है। ये 8 cm का है, 8 cm, 8 cm, और ये भी 8 cm, और ये हमारा है 4 cm, 4 cm, 4 cm और 4 cm। ये देखो हमारा इसमें शेप सेम है क्योंकि दोनों ही वर्ग है, पर साइज क्या सेम है, नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, सर्वांगसम नहीं कहलाएगा, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमिलर फिगर के लिए, समरूप आकृति के लिए बस सेम शेप का होना, सेम शेप का होना जरूरी है, सेम साइज का होना जरूरी नहीं है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लो। अच्छा पहले कैसे इसको लिखते हैं, सिंपल देखो इसका। पहले ये हमारा मान लो कि ए बी, ये सी डी था, और ये पी क्यू आर एस था। तो उसको लिखना कैसे, इसका साइज सिंबल क्या देखो, मतलब सिमिलरिटी के लिए, मतलब त्रिभुज, सॉरी ये वर्ग है ना, वर्ग ए बी सी डी सिमिलर है वर्ग पी क्यू आर एस, ऐसे करना। ये हमारे सिमिलरिटी के साइन है, समरूपता का साइन है। और कॉन्ग्रुएंट के लिए दो बार यहाँ पे देना से बराबर का चिन्ह। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो मैंने लिया ऐसे, ये हमारा ये वृत्त है, सर्कल है, ये 2 cm का है। एक और लिया मैंने बड़ा सा, इसकी रेडियस है 4 cm। अब बताना ये क्या सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सिमिलर है, क्यों, क्योंकि इसकी साइज छोटा बड़ा है, पर शेप तो वही है, दोनों गोल है, दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त है, दोनों गोल गोल है। मतलब हमारा शेप समान है, सेम इक्वल है, शेप इक्वल है, बट इसकी साइज इक्वल नहीं है। तो मतलब ये हमारा सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। अब हमने यहां से कुछ सीखा है, क्या सीखा है, पहली बात हमने क्या सीखा है कि सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि सबका शेप तो वही रहेगा ना, बस छोटा बड़ा रहेगा, पर वर्ग तो वर्ग ही रहेगा। तो हमेशा क्या होगा, सभी वर्ग समरूप होता है, समरूप रहेगा। दूसरा क्या है कि सभी वृत्त हमेशा समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं, बस साइज का ये फर्क आएगा, बाकी सबका शेप वही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। अब थर्ड है कि सभी आयत भी वैसे होंगे फिर तो, है ना। आयत भी लिख लो, सभी आयत मतलब रेक्टेंगल हमेशा समरूप
होते हैं। इसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो मैंने समबाहु लिया है, ठीक है ना, मैंने सभी त्रिभुज को नहीं लिया है, केवल मैंने समबाहु को लिया है। हम समद्विबाहु त्रिभुज को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो कभी कभार समरूप होता है, कभी कभार नहीं होता है, तो हमेशा वो नहीं होता। लेकिन एक समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, हमेशा। ये आपको बाद में बताऊंगा मैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले ये सीख लो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमेशा समरूप होता है। उस तरह आयत भी, उस तरह वृत्त भी और वर्ग भी, सारे ये सब हमेशा हमेशा समरूप होते हैं। अब न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है बहुभुज की समरूपता। कि बहुभुज, कोई बहुभुज समरूप कब होगा। अब पहले ये समझिए कि बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज का मतलब हो गया जिसकी दो से अधिक भुजा हो, है ना। दो से अधिक भुजा वाले आकृति को बहुभुज कहते हैं। मतलब पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अब हमें इसके बारे में ये पढ़ना है। पहली बात हमने सीख लिया कि ट्रायंगल का, ये हमने पढ़ा कि त्रिभुज समरूप कब होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि बहुभुज समरूप कब होंगे, मतलब पोलिनोमियल समरूप कब होंगे, सिमिलर कब होंगे। तो हमने ये सीखा कि बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो से अधिक भुजा हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि बहुभुज समरूप कब होंगे। लिखिए कि दो बहुभुज समरूप, मतलब सिमिलर, सिमिलर होंगे यदि, देखिए पहला कंडीशन है, क्या चीज है वो? यदि इनकी भुजाओं की संख्या समान हो। दूसरा हमारा क्या है कि इनके संगत कोण समान हो। और थर्ड हमारा क्या है कंडीशन? इनके सभी भुजाएं समानुपाती हो। इनके समानुपाती का मतलब है इक्वल रेशियो में हो, है ना। मतलब जो इनकी भुजाएं होगा वो इक्वल रेशियो में। पहली बात देखिए, बहुभुज का मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। बहुभुज का एग्जांपल है, देखो ट्रायंगल भी एग्जांपल है, क्योंकि दो से अधिक भुजा वाला है तो वो ट्रायंगल भी बहुभुज के अंदर आ गया। वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जितने भी बन सकते हैं ना दो से अधिक वाले दो से अधिक वाला भुजा वाले, वो सारे बहुभुज के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो बहुभुज समरूप कब कहलाएंगे? जब इनकी भुजाओं की संख्या समान हो, इनके संगत कोण समान हो, इनके सभी भुजाएं समानुपाती हो, मतलब इनकी भुजाएं का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो देखो, मान लो कि ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दिख रहा है ना आपको, ए बी सी। और एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, पी क्यू आर, ठीक है ना। मान लो कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप तो है ही, क्योंकि क्या है, सेम शेप का है, बस साइज ही तो अंतर है ना, साइज का। साइज हमें इसमें कंपलसरी नहीं है। सिमिलर में मैंने बताया था ना आपको, सिमिलर में क्या होगा, साइज साइज सेम होना कंपलसरी जरूरी नहीं है, बस शेप सेम होना चाहिए। देखो शेप, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, मतलब ये सिमिलर है। तो यहाँ से क्या मतलब, क्या हुआ, मतलब त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। अब अगर ये सिमिलर है, मतलब इनकी भुजाओं की संख्या समान होगी, तो पहला कंडीशन तो हमारा
सही बात है भाई। क्यों? क्योंकि इसकी देखो ये भी तीन कोण वाले हैं, ये भी तीन कोण वाले हैं, ये त्रिभुज है। तो पहली बात तो हमें मिल गई कि इनकी भुजाओं की संख्या समान है। अब क्या हो गया, दूसरा देखो क्या हो गया, इनके संगत कोण समान हो। अब कोण देखो, मतलब क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल पी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंगल सी बराबर एंगल आर होना चाहिए। अगर ये होता है और फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है और थर्ड कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए। क्या थर्ड हमारा कंडीशन क्या है कि इनके सभी भुजाएं समानुपाती हो। अब देखो ये वाला कैसे निकालेंगे, देखो इनकी भुजाएं बताओ पहले कौन कौन सी इसकी भुजाएं समानुपाती है। देखो यहाँ पे है ना, तो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन बटे में पी क्यू, इसे कहते हैं समानुपाती में लेके आना। बराबर क्या होगा, ए बी अपन में पी क्यू और ए सी अपन में पी आर, ए सी अपन में पी आर, और बराबर होना चाहिए बी सी अपन में क्यू आर। मतलब संगत भुजाएं, एक चीज यहाँ पे लिख लो, एक चीज और लिख लो, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, है ना। देखो अगर मैं संगत भुजाएं बात करूं मतलब आमने सामने की भुजा, तो देखो इसकी आमने सामने की भुजा इसके बराबर है और इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर है और इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर है। मतलब ए बी अपन में पी क्यू और ए सी अपन में पी आर, ए सी अपन में पी आर और बी सी अपन में क्यू आर, बी सी अपन में क्यू आर। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तब मानेंगे कि हाँ ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है। अगर इनमें से एक भी मिस करता है ना तो मतलब वो आपस में सिमिलर नहीं है। अब देखो इसलिए मैंने कहा था कि सभी वर्ग और सभी वृत्त सभी संभावित त्रिभुज सिमिलर होते हैं, क्योंकि देखिए इनका पहली बात जो उनके संगत भुजा होगा वो इक्वल रेशियो में आ जाएगा और उनके कोण बराबर हो जाएंगे और इनके पहले कंडीशन भी आराम से फुलफिल हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको। मैं एग्जाम्पल लिया है वर्ग का, पहले ले लेता हूँ। देखो ये वर्ग है बस, ए बी सी डी। देखो ये 4 cm का है। एक और वर्ग मैंने लिया है, बड़ा सा लिया है, ये 8 cm का है। ठीक है, अब देखो मैंने 2 वर्ग ले लिया, एक छोटा और एक बड़ा। अब ये देखो आपस में सिमिलर है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, हम पहले कंडीशन 1 देखेंगे। पहले कंडीशन हमारे 1 क्या थी कि इनकी भुजाओं की संख्या सेम होना चाहिए, है ना। देखो पहली भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इसके भी चार भुजा, मतलब दोनों वर्ग है, चार भुजा तो दोनों के चार ही तो वर्ग भुजा तो होंगे ना, तो चार भुजा सब दोनों फिगर के हैं, तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब हमारा सेकंड कंडीशन था कि इनके संगत कोण भी समान हो। संगत कोण मतलब सामने सामने का कोण। देखिए ये वाले कोण इसके बराबर है और ये वाले कोण एंगल बी कोण एंगल देखो पी क्यू आर एस, बी एंगल बी कोण एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी कोण एंगल आर के बराबर है। तो ये भी हमारा बराबर है, ये सब 90-90 के है ना, सब 90-90 के तो बराबर हो गया। अब हमारे थर्ड कंडीशन है कि इनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। ये हम कैसे पता करेंगे, पहले बार लिख लो। देखो हमारा फर्स्ट कंडीशन था वो फुलफिल हो गया। सेकंड था एंगल ए बराबर क्या था, एंगल पी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर और एंगल डी बराबर क्या था, एंगल एस। ठीक है ना। हमारा थर्ड कंडीशन था कि इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती हो। देखो संग मतलब संगत भुजाएं मतलब सामने सामने की भुजाएं। देखो डी के सामने कौन है, एस पी है, मतलब डी ए अपन में एस पी,
ये हो गया अनुपात में लेके आना। अब ए बी अपन में पी क्यू, ये सामने की भुजा कौन है, इसके सामने कौन है भुजा, ये इसके बराबर है, तो ए बी अपन में पी क्यू। उसी तरह बी सी अपन में क्यू आर, बी सी अपन में क्यू आर। और इसी तरह क्या होगा, सी डी अपन में आर एस, तो सी डी अपन में आर एस। अब देखो डी हमारा कितना था, सभी 4 सी एम है, तो 4 और ये कितना है एस पी 8, तो सभी तो 4/8 तो होंगे ना, हो गया हमारा सभी 4/8, मतलब सभी कितना है 1/2, 1/2, और ये भी 1/2, और ये भी हमारा आ गया 1/2। तो देखो हमारा इक्वल रेशियो आया कि नहीं आया, सभी इक्वल आया कि नहीं आया, सभी इक्वल है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन भी फुल हो गया, सेकंड कंडीशन भी फुल हो गया, और थर्ड कंडीशन भी हमारा फुल हो गया, मतलब ये आपस में क्या है, सिमिलर है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। देखना वो मैंने कहा था ना कि समद्विबाहु त्रिभुज ये कभी कभार सिमिलर होता है, हमेशा सिमिलर नहीं होता है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने 2 समद्विबाहु त्रिभुज लिया है। देखो पहला लिया है मैंने ऐसे, तो ये हमारा कौन था, कितने का हो गया, ये मान लो ये 50 का बन गया, तो बाकी कौन 65 के बन जाएंगे, 65 के, और ये भी 65 के। और एक और मैंने लिया है, ठीक है, ऐसे, ये मान लो कि ये 40 का था, तो बाकी कितना हो जाएगा, 70 के हो जाएंगे बाकी, है ना, 740 और 40 180 हो गया, है ना, तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 70 डिग्री हो गया। अब देखिए पहली बात, फर्स्ट अपना कंडीशन क्या था कि दोनों त्रिभुज में भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। मान लेते ए बी सी और पी क्यू आर, तो हमारे पहले कंडीशन थी कि दोनों त्रिभुज में, दोनों आकृति में भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। देखो ए कितने, इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, मतलब 3 भुजा है। ये तो बात क्लियर हो गया कि एक कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। अब देखो हमारे सेकंड कंडीशन थी कि इनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। अब देखो संगत कोण 65 और 45 हो रहा क्या, नहीं है ना, नहीं हो रहा बराबर। देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये वाला भी, ये वाला बराबर है। तो देखो कोण भी बराबर नहीं हो रहे, कोण भी बराबर नहीं हो रहे। अब देखो आपको मैं एक समझाता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप क्यों नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि समद्विबाहु त्रिभुज ये कभी कभार समरूप होता है, सिमिलर होता है, हमेशा ये समरूप नहीं होता है। अब क्यों होता है ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखो दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहला समद्विबाहु त्रिभुज मैंने ऐसा लिया, ये यहाँ पे बन रहा है, मान लो 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बाकी कितना हो गया 65 हो जाएगा, तभी तो सबका योग कितना आएगा 180। और मैंने एक और त्रिभुज लिया, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा लिया है, देखिए ये मान लो हमारा था 40, तो बाकी कितना हो जाएगा 70 का, तभी तो इनका योग करेंगे तभी तो 180 आएगा ना। अब देखो यदि हम पहली कंडीशन की बात करें, तो हमारा पहला कंडीशन क्या था कि भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। तो मतलब अगर इसमें 3 भुजा है तो इसमें भी 3 भुजा होना चाहिए, तो वो तो हमारा हो रहा है। चलो भाई पहला कंडीशन हमारी फुल हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या थी हमारे, कि इनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, मतलब सामने सामने का कोण बराबर होना चाहिए। अगर ये 50 का तो ये 50 का होना चाहिए, ये अगर 65 का है तो ये भी 65 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में कि 2 कोण बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होना चाहिए। तो देखो इसका 2 कोण बराबर है और इसका भी 2 कोण बराबर है, पर देखो ये आपस में सिमिलर नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन हमारे फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये फॉलो नहीं कर पाएगी, है ना, तो यहीं से फॉल्स हो गया। तो इसलिए हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज सिमिलर नहीं होते हैं। अब
अब एक्सरसाइज 6.1 आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहा। और मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि आज इसके ऊपर मतलब चैप्टर 6 के ऊपर पूरी वीडियो बनने वाली है, पूरा एकदम सही से एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पूरी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।